हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 7 ट्राइब्स, नॉमेड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कई पेस्टोरल ट्राइब्स यानी जो पशुचारी जनजातियाँ केटल और हॉर्सेस जैसे एनिमल्स को पालती भी थीं और अमीर लोगों को बेचती भी थीं। छोटे मोटे फेरी वालों की अलग अलग जातियाँ भी थीं जो एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करती थी। ये लोग रोप्स यानी रस्सी, रीड्स यानी सरकंडे की चीज़ें, स्ट्रॉ मैटिंग यानी घास फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाने का काम और बेचने का काम करते थे। कभी कभी मेडिकेंट यानी भीख मांगने वाले लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और दूसरे तमाशबीनों की भी जातियाँ थीं जो अलग अलग टाउन्स और विलेजेस में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट्स एंड हिरारिकीज़, यानी बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी। वर्नास के बीच में छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मण्स में नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण्स द्वारा जातियों के रूप में पहचान दे दी गई। वरना के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। उसके बाद है डेलिब्रेशंस ऑन जाति। प्रेजेंट डे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुका में स्थित उयक्कोंडन उदय्यार के 12th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शंस में ब्राह्मण्स की एक सभा जो आपने 12th सेकेंड चैप्टर में पढ़ी थी के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। यहाँ बताया गया है कि रथकाराज यानी रथ बनाने वाले लोगों के स्टेटस पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट 11th और 12th सेंचुरी आते आते क्षत्रियास के बीच नई राजपूत क्लैन्स काफ़ी पावरफुल बन चुकी थी। वो हून्स, चंदेलाज और चालुक्यास और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने रूलर्स की जगह ले ली और स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। यहाँ कई तरह के चेंजेस हो रहे थे और रूलर्स ने अपनी वेल्थ यानी जो उनका पैसा था पावरफुल स्टेट्स बनाने में इस्तेमाल किया। रूलर्स के रूप में राजपूत क्लैंस का राइज हुआ जिसको ट्राइबल लोगों ने फॉलो किया। धीरे धीरे ब्राह्मण्स की सपोर्ट से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन सिर्फ प्रमुख जनजातीय परिवार ही रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग में शामिल हो पाए। ज़्यादातर लोगों ने समाज की छोटी छोटी जातियों में ही जगह बना ली। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहने वाली कुछ डोमिनेंट ट्राइब्स ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वो जाति व्यवस्था को नकारते थे यानी वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा चलाए गए अनइक्वल सोशल ऑर्डर यानी गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन एरियाज़ में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सोशल चेंजेस से गहरे रूप से संबंधित हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं ये क्या टर्म है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है किसी जंगल में पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब ये ज़मीन अपनी फर्टिलिटी खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा जो है वो साफ़ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे एक गॉन्ड वुमेन की पिक्चर दी गई है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज़र लुक द गॉन्स। अब हम गौंड जाति के बारे में पढ़ेंगे। गौंड लोग गंडवाना नाम के एक बड़े से फॉरेस्टेड एरियाज़ में रहते थे। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी जगह बदल बदल कर खेती करते थे। गौंड ट्राइब कई छोटे छोटे कुलों में बंटी हुई थी। हर एक कुल जो था उसका अपना एक राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे गौंड सरदारों पे हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में लिखा गया है कि गढ़कटंगा के गौंड राज्य में 70,000 विलेजेस थे। इन राज्यों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रलाइज हो रहा था। राज्य गढ़ों में बटे हुए थे और हर एक गढ़ जो था उसको एक पर्टिकुलर गौंड कुल जो था वो कंट्रोल करता था और गढ़ 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन यानी उसकी सब डिवीज़न जो थी वो बरहोत्स में होती थी, जो 12-12 गांव में आगे सब डिवाइडेड होते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनकी इक्वल सोसाइटी यानी उनके बराबरी वाला जो समाज था वो धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में बंटना शुरू हो गया। ब्राह्मण्स ने गौंड राजाओं से लैंड ग्रांट्स ली, यानी लैंड जो था उनसे लिया और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बन गए, काफ़ी प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में पहचान पाने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गौंड राजा, जिसका नाम था, यहाँ पे आप नाम देखेंगे, जिसका नाम था अमनदास, ये एक गौंड राजा था जो गढ़कटंगा नाम की एक गौंड एम्पायर का राजा था। तो उसने क्या किया, उसने संग्राम शाह की उपाधि ली, यानी संग्राम शाह का टाइटल लिया। उसका नाम था अमनदास, लेकिन उसने संग्राम शाह के रूप में रूल किया। उसके बेटे दलपत, उसका बेटा था दलपत, उसके बेटे दलपत ने महोबा के चंदेला राजा सलभान जो था उसकी बेटी, यानी उसकी बेटी जो राजकुमारी दुर्गावती थी, उससे शादी की। दलपत की मौत कम उम्र में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत कैपेबल थी। उसने अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण, उसका 5 इयर्स का बेटा था जिसका नाम था वीर नारायण, 5 साल का बेटा था, तो उसके नाम पे उसने शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और ज़्यादा फैलाव हुआ, यानी और एक्सटेंशन हुआ। यहाँ पे डेट दी गई है 1565। 1565 में क्या हुआ था, आसिफ खान जो था उसकी लीडरशिप में मुग़ल आर्मीज़ ने गढ़कटंगा पे हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जम के सामना किया, लेकिन उसकी हार हुई और उसने समर्पण यानी उसने सरेंडर करने की बजाय क्या कर दिया, मर जाना संभव समझा, बेहतर समझा। उसका बेटा भी बाद में लड़ता हुआ मारा गया, यानी दोनों ही की डेथ हो गई। उसके बाद गौंड गढ़कटंगा जो था वो एक रिच स्टेट थी, रिच यानी काफ़ी अमीर स्टेट थी। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगल्स ने गौंड्स को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी भी कैप्चर कर लिए। उन्होंने राज्य का एक हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया और दूसरा जो बचा हुआ था ना, वो वीर नारायण यानी वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के डिक्लाइन के बावजूद गौंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में पावरफुल बुंदेलास और मराठास के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एहोम्स। अब हम एहोम जाति के बारे में पढ़ेंगे। एहोम्स प्रेजेंट डे म्यांमार से आकर 13वीं सेंचुरी में ब्रह्मपुत्रा वैली में आ बसे। उन्होंने बुहियांस लैंडलॉर्ड्स, जिनको बुहियांस कहा जाता था यानी भूस्वामी, उन लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने दबाया, सप्रेस कर दिया और नए राज्य की स्थापना की। अपना नया राज्य जो था उसको
इस्टेब्लिश किया। 16वीं सेंचुरी के दौरान उन्होंने चुटियों, यहाँ पे एक टर्म दी गई है चुटियों 1523 में और कोच हाजो 1581 में के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई दूसरी ट्राइब्स को भी अपने अधीन कर लिया, यानी अपने कंट्रोल में कर लिया। अहोम्स ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530s में इतने सालों से पहले उन्होंने फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया। 1660s तक आते आते उन्होंने हाई क्वालिटी गन पाउडर होता है बारूद, और कैनन्स यानी तोपें बना ली। यानी वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी को मानते थे। लेकिन अहोम्स को साउथ वेस्ट से कई आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे अब देखेंगे 1662 लिखा है। 1662 में क्या हुआ था? 1662 में मीर जुमला की लीडरशिप में मुगल्स ने अहोम किंगडम पे हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद भी अहोम्स की हार हुई, लेकिन उस रीजन पे मुगल्स का डायरेक्ट कंट्रोल ज़्यादा समय तक नहीं चला। अहोम स्टेट फोर्स लेबर यानी बेगार पे निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों को ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, जिन लोगों से ज़बरदस्ती काम लिया जाता था ना, उन्हें पैक्स कहा जाता था, यानी फोर्स लेबर। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई, सेंसस किया गया। हर एक गांव को अपनी बारी आने पर निर्धारित संख्या में पैक्स भेजने होते थे। इसके लिए जो जनगणना के बाद घनी आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को शिफ्ट किया गया। इस तरह अहोम कुल जो था वो टूट गए। 17वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ पूरा होते होते एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड हो चुकी थी। लगातार नेक्स्ट टॉपिक में है, लगभग सभी एडल्ट मेल्स युद्ध के दौरान अपनी सर्विसेज प्रदान करते थे और दूसरे समय में वो बांध, सिंचाई व्यवस्था वगैरह इसके निर्माण और दूसरे सार्वजनिक कामों में जुटे रहते थे। अहोम्स चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम सोसाइटी क्लैंस यानी कुलों में बंटी हुई थी, जिन्हें खेल्स कहा जाता था। वहाँ आर्टिसंस यानी दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम एरियाज़ में आर्टिसंस यानी दस्तकार एडजॉइनिंग एरियाज़ यानी निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के कंट्रोल में कई गांव होते थे। किसान को अपने विलेज कम्युनिटी यानी ग्राम समुदाय के द्वारा ज़मीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा जो था वो भी उस ज़मीन को उनसे वापस नहीं ले सकता था। उसके बाद यहाँ देखेंगे, शुरुआत में अहोम्स अपने जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन 17वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ब्राह्मण्स के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मण्स को राजाओं के द्वारा लैंड ग्रांट्स दी गई। शिव सिंह, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नाम है शिव सिंह, जिसका रूल था 1714 से 44 तक। तो शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में, अहोम समाज एक कल्चर्ड यानी सोफिस्टिकेटेड समाज था, कल्चर्ड समाज था। पोइट्स और स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। थिएटर को एनकरेज किया जाता था। संस्कृत के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। एक हिस्टोरिकल वर्क जिसे बुरंजीज कहा गया, वो पहले अहोम लैंग्वेज और फिर बाद में असमीज़ में लिखा गया था। उसके बाद हमारा कंक्लूजन में देखेंगे यहाँ पे, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सोशल चेंजेस हुए। वर्ना बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अडेप्टेशन यानी अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी अलग अलग तरह की जनजातियाँ थीं और उन्होंने अलग प्रकार की जीविकाएं अपनाई। एक निर्धारित समय के लिए उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कई जनजातियों ने एडमिनिस्ट्रेशन के वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स के साथ बड़े राज्यों की स्थापना की।
इस तरह वो राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बड़े और ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स यानी जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे एक टर्म है द मंगोल्स। मंगोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पेस्टोरल यानी पशुचारी और हंटर गैदरर यानी शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वो सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड, स्टेपी और थोड़ा नॉर्थ की ओर के फॉरेस्टेड एरियाज़ में बसे हुए थे। यहाँ पे आप एक डेट देखेंगे 1206। तो 1206 में गेंगिस खान यानी चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स में बदल डाला। अपनी मौत के समय 1227 में इसकी डेथ हो गई थी चंगेज़ खान की। ये एक मंगोल लीडर था। तो वो एक एक्सटेंसिव यानी बहुत बड़ी टेरिटरी का शासक था। उसके सक्सेसर्स ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रशिया, इसमें बहुत सारे एरियाज़ आते थे। रशिया आता था, ईस्टर्न यूरोप, चाइना और वेस्टर्न एशिया का भी हिस्सा आता था। तो ये सारे जो थे उसके राज्य में शामिल थे। मंगोलों के पास वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पे आधारित था। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया।